खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते का पहला दिन 29 जुलाई सन 2024। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आज जब सलाम जेके की नशरियात में आपके सामने हम हाजिर खिदमत हुए हैं तो बात जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात की सबसे पहले होगी, सियासत के मैदान की भी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस की भी बात होगी और आखिर पर वक्त मिला तो आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम आज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज़रूर हम 9:05 पर आएंगे तो वो अहम और बड़ा मामला जो पिछले कई दिनों से लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं, उड़ता जम्मू कश्मीर और ज़िम्मेदार कौन, ये मामला आज भी जारी रहेगा। आज भी मुअल्लिजीन हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, ग्राउंड ज़ीरो से आपको बताएंगे क्या कुछ चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि जिस फीडबैक की हमें ज़रूरत है वो फीडबैक लगातार आपकी तरफ से आ रहा है और मज़ीद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। फिलहाल आज के ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ द डे पर लिए चलेंगे और आपको बताएंगे कि तवारीख के पन्नों में आज क्या कुछ रकम तराज हो चुका है और मेरे साथी आसिफ रशीद ने आपके लिए कौन से अहम तरीन वाक़ात रहेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करते हैं। आसिफ रशीद आपके सामने। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। 8:39 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज़ हो चुका है। फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है और सबसे पहले पड़ाव पर आपके सामने इस प्रोग्राम का चूंकि स्पेशल सेगमेंट है, कम वक्त ज़्यादा मालूमात हमारी तरजीहात में शामिल है। हिस्ट्री ऑफ द डे से आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन की अहमियत क्या है। जुलाई का महीना तकरीबन ख़त्म होने वाला है, 2 दिन बाकी हैं, लेकिन 29वीं तारीख आज पीर का दिन है और साल 2024 में आज के दिन की अहमियत क्या है ये आपको बताना इंतहाई ज़रूरी हम समझते हैं। इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाने का सिलसिला जो है वो आज ही के दिन शुरू हुआ था, तो हर साल 29 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है और हिंदुस्तान के अंदर भी ये जो टाइगर्स का आलमी दिन है, आज के दिन पर मुकर्रीन मुफस्सल रोशनी डालेंगे, माहिरीन की बात सुनी जाएगी, मुख्तलिफ सर्वेज को डिस्कस किया जाएगा कि शेरों के या टाइगर्स के या जो बाघ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को कैसे मुल्क के अंदर यकीनी बनाया जाए, जिनकी तादाद काफ़ी कम होती चली जा रही है और अफ्रीका जैसे ममालिक से हिंदुस्तान में शेरों को लाने की ज़रूरत पड़ी है। तो उस मामले पर आज पूरा दिन डिस्कशन चलता रहेगा। बारिश का आलमी दिन भी आज दिन मनाया जाता है और तवक्को की जा रही है कि खुश्क साली के बीच आज बारिशों का सिलसिला कुछ एक हिस्सों में, जहाँ कई दिनों से खुश्क मौसम से शहरी परेशान हैं, फसलें ख़त्म हुई हैं, दीगर कई मसाइल भी हैं, रोज़गार पर बराह रास्त असर पड़ा है। हो सकता है कि आज के दिन मौसम में तब्दीली भी आए, आगे चलकर इस पर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन बारिशों का आलमी दिन भी आज मनाया जा रहा है। 1987 में आज के दिन हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट पर या अमन मुआहिदे पर दस्तखत आज ही के दिन हुआ। पहली बार बगैर पायलट के फ़िज़ाई गाड़ी जिसका तजुर्बा 29 जुलाई 1983 को आज ही के दिन किया गया, ये कामयाब तजुर्बा था। इसके बाद बैक टू बैक कई तब्दीलियां होती चली गई। साल था 1980, दिन था 29 जुलाई का, जब भारत ने मॉस्को ओलंपिक्स में यानी रूस के अंदर स्पेन को 3 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त देकर हॉकी में पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये एक नए बाब की शुरुआत थी, आगाज़ था हिंदुस्तान की हॉकी के लिए। साल 1996 था दिन आज का, जब चीन में 45वां ज़ेर ज़मीन जौहरी तजर्बा किया गया और ये कामयाब तजर्बा साबित हुआ। 1957 में आज ही के दिन आज़ादी के 10 बरस बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का क़याम अमल में लाया। साल 1949 हिंदुस्तान की आज़ादी के 2 बरस बाद आज ही के दिन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रेडियो पर 29 जुलाई को नशरियात शुरू करती है और ये वही BBC है जिसने बाद में मुख्तलिफ ज़बानों को तरजीहात में शामिल किया और अंग्रेज़ी के बाद उसने फ्रांस में दूसरी नशरियात, तीसरी नशरियात उर्दू में और उसके बाद रफ्ता रफ्ता जो मुख्तलिफ रीजनल लैंग्वेजेस थी जिनमें हिंदी भी शामिल है, पंजाबी भी शामिल है, सराइकी और सिंधी भी शामिल है, रेडियो नशरियात का आगाज़ किया। 29 जुलाई 1899 को न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर पहली मोटरसाइकिल रेस का इनेकाद आज ही के दिन किया था। हिस्ट्री ऑफ द डे में यह भी पता चलता है कि 1955 में आज के दिन हॉलैंड या जिसको नेदरलैंड भी कहते हैं, डच कह लीजिए, इसके दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में दुनिया का सबसे बड़ा टाउन हॉल आज के दिन खुला। साल 1962 दिन आज का इस्लामी नजरियाती काउंसिल पाकिस्तान का क़याम अमल में आया और जस्टिस मोहम्मद अकरम इस काउंसिल के चेयरमैन नामजद किए गए 1962 में आज के दिन। साल 1946 था जब मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान तो पेश किया, लेकिन ये जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो मुस्लिम लीग ने आज के दिन वो इसको अपनाएगी नहीं, इसको मंजूर नहीं करेगी।
इस बात को यकीनी बनाया और ये मिशन मंजूर करने से इनकार कर दिया आज़ादी से ठीक 1 बरस पहले। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें थी जो आपके सामने आज के दिन की मुनासबत से हमने रखी हैं। तारीख के आईने में चंद अहम तरीन वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आज के दिन की बात हो रही है तो आज का दिन दीगर कई मौज़ूआत की वजह से भी सुर्खियों में है। सबसे पहले बात मौसम की होगी। अपडेट जरा आपको देते चले और शुमाली भारत में शदीद गर्मी का असर मानसून के सीजन के बावजूद भी जो देखने को मिल रहा है, जिससे शहरी मुतासिर हुए, कारोबार मुतासिर हुआ और शुरुआत में बताया कि रोजगार बुरी तरह मुतासिर हुआ। इस ताल्लुक से बात करेंगे। सबसे पहले बात आज के दिन की, और गर्मी ने मजीद 52 से 58 बरसों के रिकॉर्ड्स मुख्तलिफ मकामात पर तोड़े हैं। आगाज इसी खबर के साथ। चलिए जनाब, खबर का आगाज तो आसिफ ने आपको अल्फाज में बता ही दिया कि सबसे पहले ज़रा मौसम के मिजाज की खबर आपको बताते चले, क्योंकि हर दिन गुजरने के साथ एक नया रिकॉर्ड बन रहा है सूबा कश्मीर के अंदर, क्योंकि लगातार हीट वेव जो है वो बनी हुई है। इस बीच अभी राहत की खबर ये है कि पहाड़ी और मैदानी इलाकों के अंदर, कुछ इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का आगाज़ सूबा कश्मीर के कई इलाकों के अंदर हुआ है, जिनमें शुपियां के बालाई इलाके भी अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास वो इतला आ रही है। फिलहाल हीट वेव जो है वो लगातार बढ़ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, और इस तरीके से श्रीनगर और लेह सबसे गर्म तरीन इलाके माने गए बमुकाबले जम्मू। यानी जम्मू जहाँ पर हीट वेव का असर सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा असर जो है वो श्रीनगर और लेह के अंदर देखने को मिला है। और श्रीनगर के अंदर कल दिन का दर्जे हरारत जो वो 36.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो मुसलसल चौथी बार रिकॉर्ड बनाते हुए जुलाई के महीने में नज़र आ रहा है। 3 मैंने कल आपको बताए थे और ये चौथा रिकॉर्ड आ गया है जब 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कुछ मकामात पर और कुछ मकामात पर 37.2 डिग्री तक भी यह सिलसिला चला था, जहां एक तरफ से शदीद गर्मी का ऐसा लहर जो है वो सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है। वहीं पर कल हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोगों ने मुख्तलिफ खानकाहों और बुकाजात का रुख भी किया, जहाँ पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया और अपने तौर से अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हुए दुआ की गई कि बारिशों का आगाज़ यहाँ पर हो। इधर गर्मी और शदीद लहर के बीच सूबा इंतज़ामिया ने एक छोटा सा फैसला लिया है, जिसके तहत प्राइमरी से लेवल के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर आज दरसी निज़ाम जो है वो मुअत्तल रहेगा। प्राइमरी लेवल के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर आज और कल 2 दिन के लिए फ़िलहाल ये दरसी निज़ाम मुअत्तल करने की बात कही गई है। और जो ऑर्डर रात देर गए सूबाई कमिश्नर की तरफ से जारी किया गया, उसमें ये साफ कर दिया गया है कि तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो बराबर अपनी ड्यूटियों पर रहेंगे, स्कूलों के अंदर मौजूद रहेंगे। सिर्फ तलबा जो है प्राइमरी लेवल के वो स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि शदीद गर्मी जो है वो बढ़ रही है। इस बीच जम्मू सूबे की जहाँ तक आप बात करेंगे तो जम्मू शहर के अंदर दर्जा हरारत जो है यहाँ पर भी गर्मी का एहसास है, लेकिन 32 डिग्री के आसपास कल पूरे दिन रिकॉर्ड किया गया। उसके मुकाबले में जब आप एक दिन पहले की बात करेंगे तो यही दर्जा हरारत 35.1 डिग्री तक चला गया था, और जुम्मे के रोज़ भी यही 35.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। श्रीनगर के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जब हम देखते हैं जम्मू के अंदर जो हुआ था वो 42 डिग्री तक हो गया था। तो जम्मू के मुकाबले में तकरीबन ये 4 डिग्री के आसपास ज़्यादा ही फ़िलहाल जो है वो नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर मौसम का मिजाज ये बना हुआ है कि अभी तक कोई राहत ज़्यादा शहर के अंदर नहीं है, लेकिन इब्तिदाई खबरें जो थोड़ी देर पहले स्टूडियो आने से पहले हमारे पास थी वो ये थी, शुपियां के मैदानी इलाकों के अंदर बारिशों का आगाज़ हो गया था। कल कोकरनाग और आसपास के इलाकों के अंदर रात देर गई हल्की सी बारिशें ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन फ़िलहाल आज शाम से मतला बरालूद हो सकता है, और जब मतला बरालूद होगा आसमान पर बादल दिखेंगे तो कहीं ना कहीं बादलों के बीच हल्की बारिशों का इम्कान भी लगाया जा रहा है कुछ इलाकों के अंदर, और कुछ पहाड़ी इलाकों के अंदर ज़ोरदार बारिशों का भी जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसकी वजह से कौमी शाहराहों पर भी असर पड़ सकता है। तो हम ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं ये शाम देर गई की यानी कल शाम की है, जहाँ पर बच्चे गर्मी से बचने के लिए लाल चौक के आसपास का इलाका जो नए सिरे से डेवलप किया गया है वहाँ पर अपनी शाम बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। न सिर्फ कश्मीरी बल्कि जो नॉन लोकल्स
बाहर से लोग सयाह आए थे वो भी इस चीज़ का लुत्फ यहाँ पर उठाते हुए नजर। और ये तस्वीरें जी कल की है कोकरनाग की, लेकिन आज सुबह भी हमारे पास शोपियां और दीगर इलाकों से इतलात है कि वहाँ पर भी हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का आगाज हो गया। जी गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। जरा दूसरी तस्वीर भी ड्रॉट की दिखाइएगा, क्योंकि गर्मी से सिर्फ ये शहरी इलाकों में हालत है। दाएं बाएं आप देखेंगे तो पानी की शदीद कमी का असर भी देखा जा रहा है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा और मुतअद्दिद मकामात पर जहां धान और बाकी सारी जो फसलें इस वक्त हैं उन पर किस तरह मनफी असरात मुरतब हुए हैं। ड्रॉट की तस्वीर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि न सिर्फ शहर बल्कि गांव देहात के अंदर भी सूरत हाल एक जैसी। और आज जब 28 और 29 के बाद आप देख रहे हैं, यानी जो 28 शाम के बाद मुख्तलिफ इलाकों में मौसम तब्दील होगा, ये पहले से इतलात थी, जो प्रेडिक्शंस थी उसके मुताबिक जी बड़ी दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं ये मुख्तलिफ इलाकों में। और तकरीबन हमारी जानकारी के मुताबिक जो 48% के आसपास एरियाज हैं जहां पर यह काश्त की जाती है धान की, या जो पनीरी आप दाएं बाएं देख रहे हैं, तकरीबन 25% से ज्यादा हिस्सा मुकम्मल तौर पर इशफाक, अगरचे कहीं पर पानी के वसाइल थे तो वो भी सूखे हैं, उसका बराह रास्त असर जो है वो मनफी तौर मुरतब हुआ है। बिल्कुल ड्रॉट जैसी सूरत हाल है, खुशकसाली जैसी सूरत हाल बनकर आ रही है और अक्सर खेत खलियान जो हमारे वो खुश हो गए। और ये जो सूरत हाल है ये हर तरफ से इस वक्त देखने को मिल रही है। और अब यही वजह है कि मुख्तलिफ मकामात पर दुआयाँ मजलिसों का भी अहतमाम तो किया जा रहा है, लेकिन लेट्स होप सो कि आज कहीं ना कहीं ये सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो, क्योंकि आज शाम से मौसम का मिजाज। आज सूरत हाल क्या कुछ है इस पर हम खसूसी ये जो है नशरियात आपको आज पूरे दिन दिखाएंगे मुख्तलिफ इलाकों में क्या कुछ बन रहा है। लेकिन फिलहाल मौसम का मिजाज यही है कि आज शाम के बाद ही कहीं ना कहीं सूरत हाल तब्दील हो सकती है। ये तो थी बात जनाब मौसम के मिजाज की, जिसने हमारे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी बुरा असर डाला है। और अगर यही सूरत हाल रही तो शायद सयाहत पर भी इसका ज़्यादा बेहतर असर नहीं पड़ेगा। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा बाज़ारों की करते हैं। और ये वो बाज़ार है जिसके साथ आप और हम हर दिन देखते हैं, और हर दिन गुजरने के साथ अब इन बाज़ारों के अंदर कीमत जो है वो लगातार बढ़ रही है। खुर्दनोश की अशिया अब आसमान को छू रही है। और यही वजह है कि आम लोगों के पहुंच से बाहर बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं। शहर श्रीनगर हो या जम्मू शहर हो, हर तरफ से इतला ये है कि बाज़ारों के अंदर हाहाकार मचा हुआ और महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। सब्जियों की कीमतों में बतदरीज इजाफा हो रहा है और हुकूमती इदारों की तरफ से अभी तक भी कोई मौसर हिकमत अमली तरतीब नहीं दे दी गई है। सार्फिन परेशान है और हुकूमत की बेबसी इस बात से आपको नजर आएगी, जो ये बता रही है कि मरकज के साथ इस पूरे मामले पर तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। ये सूरत हाल सिर्फ सूबा कश्मीर की नहीं है, बल्कि सूबा जम्मू के अंदर भी जब आप देखेंगे नरवाल मंडी जो सबसे बड़ी मंडी है, जहां पर हर दिन सब्जी से भरे 30 से 40 ट्रक आते थे, वो घटकर 10 से 12 तक आ गई है। और ये जो सप्लाई चेन जब आपकी कम होंगी और डिमांड बढ़ेगी मार्केट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली रेट जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच मकामी तौर पर शहरी श्रीनगर के अंदर साग को उगाया जाता था, जो एक ज़माने में माना जाता था जनाब इसका टेकर कोई नहीं है, इसका लेने वाला कोई नहीं होता था और ये खराब हो जाता था। लेकिन अब वही साग 110 से 115 रुपया तक फी किलो चला गया है। टमाटर और प्याज ने पूरे मुल्क के अंदर सूरत हाल से लोगों को तो रुलाया ही है, लेकिन श्रीनगर और जम्मू की सूरत हाल भी किसी से बेहतर नहीं है, बल्कि जम्मू दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर उससे भी महंगे आपके दामों पर आज आपको अशिया खुर्दनी स्पेशली सब्जियां जो है वो शहर श्रीनगर और जम्मू के अंदर देखने को मिल रही है। जो एक आला तरीन अफसर जो सिविल सर्विसेज और कंज्यूमर अफेयर्स के हैं, उनका मानना है कि ये तमाम मामला पर हम नज़र रख रहे हैं और आने वाले चंद दिनों में हो सकता है इंतजामिया की तरफ से कोई फैसला लिया जाए। यानी फिलहाल अगर आप कहेंगे क्योंकि इमीडिएटली कोई बड़ा रिलीफ आपको मिलेगा वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि टमाटर, आलू, प्याज, भिंडी और इस तरीके की जो रोजमर्रा की सब्जियां आप खाते हैं वो आसमान को। दो नुमाइंदे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं। आकिब डार श्रीनगर मंडी में हमारे साथ ज्वाइन है, अनिल मेरे साथ जम्मू में ज्वाइन कर चुके हैं। आकिब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा, फटाफट से अपडेट करिए, जो कमर तोड़ महंगाई है, क्या कुछ अभी मार्केट की सिचुएशन है, क्या कुछ बेटर हुआ है? क्योंकि उम्मीदें लगाई जा रही थी कि थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि सप्लाई चेन बेहतर होने की उम्मीद थी। क्या सप्लाई बेहतर हुई या सप्लाई इसलिए बेहतर नहीं हो रही है क्योंकि मौसमी सूरत हाल पूरे नॉर्थ के अंदर इस तरीके के बनी है कि सब्जियां उग नहीं रही हैं? बिल्कुल गौहर, मैं अभी मौजूद हूँ श्रीनगर के सबसे बड़ी सब्जी मंडी में और यहाँ पे
आज सुबह से ही जो लोग हैं खरीद फरोख्त के साथ मामूल के मुताबिक यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे खरीद फरोख्त करते हैं। लेकिन जो हीट वेव्स पूरे भारत में चल रही है और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उससे काफी ज्यादा असर यहाँ पे, चाहे हम सब्जी मंडी की बात करेंगे, यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनकी जो सब्जियां है उस पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। आपको मैं बताऊं कि ये जो सूरत हाल है, यहाँ पे जितने भी बड़े त्योहार या रमजान की बात करेंगे तो उन जैसे महीनों में जो सब्जियां है उस पर यह असर पड़ता था, लेकिन इस बार भी हम ये सूरत हाल श्रीनगर के साथ साथ जम्मू अजला में भी देख रहे हैं। चाहे हम टमाटर की बात करेंगे या प्याज की बात करेंगे तो जो रेट है वो काफी ज्यादा जो है पिछले 2-4 दिन से लगातार जो है रेट बढ़ रही है। लेकिन आज की अगर हम बात करेंगे, आज सुबह से जो सब्जी मंडी में जो रेट टमाटर की या प्याज की चल रही है वो काफी ज्यादा कम हुए और इनका मानना है कि काफी ज्यादा 2 दिन से काफी ज्यादा अब रेट में कमी आ रही है और आगे आने वाले दिनों में और भी रेट में कमी हो सकती है। लेकिन जो वादी कश्मीर का जो सबसे बड़ा कंसर्न है, जो वादी कश्मीर का अपनी जो सब्जी जो यहाँ पे लोग उगाते थे उसमें काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगातार हीट वेव्स चल रही है और इन हीट वेव्स में जो है जो सब्जी उगाने वाले लोग हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है और सब्जियां खराब होती जा रही है। और लोग कहते हैं जब हम बाहर से सब्जी आकिब ये बताइएगा क्या रेट में कोई फर्क पड़ रहा है या उम्मीद है कि कोई रेट कम होगी, क्योंकि ना आलू सस्ते दाम मिल रहे हैं, ना प्याज सस्ते दाम पर मिल रहा है, टमाटर ने सबको रुलाई दिया है। इस बीच जो मकामी तौर पर साग और नदरू हुआ करता था उसने भी एक बहुत बड़ी उछाल ले ली है मार्केट के अंदर। जिस तरीके से यहाँ आज सुबह की बात करेंगे, जिस तरीके से मैंने लोगों से भी बात की है तो लोग कह रहे थे पिछले 2 दिन से लगातार रेट में काफी ज्यादा इजाफा हो रहा था, लेकिन आज सुबह जैसे ही मंडी खुली तो रेट में काफी ज्यादा कमी आ रही है। जिस तरीके से टमाटर, साग और साग के साथ साथ जो प्याज है उसमें उसकी जो रेट है उसमें काफी ज्यादा जो कमी है वो दिखाई दे रही है। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से अब पेश गोई है कि बारिशें भी होगी, जैसे ही बारिशें होगी और यहाँ पे जो अपनी सब्जी है जो उगाने वाले लोग हैं, चाहे श्रीनगर आउटस्कर्ट्स की बात करेंगे, गांधरबल की बात करें, बाकी वादी के कई अजला में सब्जियां उगाई जाती है तो वो सब्जी जो है इस मार्केट में आएगी और यहाँ पे रेट में काफी ज्यादा। आपके दाएं बाएं कुछ शहरी नजर आ रहे हैं, अगर मुमकिन है तो बात कीजिएगा, खासतौर से उन लोगों के जो कारोबारी तबका है जो इस काम से वाबस्ता है, जो बराह रास्त 2 चीजें इस वक्त फेस कर रहे हैं, एक तो खुश्क साली और दूसरा मार्केट भी काफी कुछ एक हिस्सों में डाउन और जो रेट्स मुसलसल ऊपर जा रहे हैं वो डायरेक्टली इंपैक्ट कैसे हो रहे हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आसिफ, यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो इसके साथ डील कर रहे हैं। जी सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेराज साहब, जो मार्केट में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, क्या कुछ आपको रीजन लग रहा है और कब तक जो है मार्केट में कमी आएगी? रीजन तो सबको मालूम है, जो इस वक्त मौसमी हालात है वो आपको हमने जिंदगी में पहली दफा देखा इतना तापमान, उस वजह से सब्जियां। आकिब आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आप हमारे साथ रहिएगा, जरा अनिल के पास भी चलेंगे। हम सुन नहीं पा रहे हैं जो लोग हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं या जिन लोगों की आप बात सुन रहे हैं, अनिल के पास भी चलेंगे। अनिल, चूंकि हम जब मंडियों की बात कर रहे हैं तो 2 मंडियों का बड़ा इंपैक्ट है, जम्मू से श्रीनगर सप्लाई जाना और यही सप्लाई जो यहां से रवानगी जिसकी होती है श्रीनगर लेह शाहरा से होते हुए लद्दाख की तरफ जाती है। इस वक्त जम्मू में एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है अनिल? जब हम ओवरऑल सिनारियो देखते हैं तो पता यह भी चलता है कि 3 दर्जन के आसपास जो गाड़ियां जरूरी सप्लाई का हिस्सा बनकर कश्मीर घाटी की तरफ जा रही हैं उनमें भी काफी कमी आई है। जम्मू मंडी के अंदर, नरवाल मंडी और आसपास में क्या हलचल है? क्या डायरेक्टली इंपैक्ट इस चीज का है कि जो गाड़ियां भी कम हुई हैं और दूसरा लोकल लेवल पर जो मार्केट तैयार होती थी, फल और सब्जियां सांबा, कठुआ और आसपास के इलाकों से आती थी, वो भी आना काफी कम हो गई है इस वक्त? सबसे बड़ा इसका कारण आसिफ सबसे पहले ये है कि हीट वेव जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ी है और खासकर जम्मू के वो इलाके जहां पर ये सब्जियों का उत्पादन होता है उसके कारण जो है ये मंडियों में काफी ज्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है, क्योंकि सब्जियां जो है वो ज्यादातर जो है वो अब बाहर से मंगवाई जा रही है, जिसके चलते मंडियों की बात करते हैं। सबसे बड़ी मंडी जो नरवाल मंडी है वहां पर भी इसी तरह की जो है वो अभी कयादत देखने को मिल रही है। हालांकि इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, जहां से 2 से 3 रोज पहले जहां पर सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे थे और आज जैसे ही मंडी खुली है तो यहाँ पर दामों में काफी ज्यादा गिरावट भी देखने
देखने को मिली है, चाहे वो आलू है। अनिल, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, कोशिश करें जरा ऑडियो भी ठीक हो जाए। और दूसरा ये भी बताइएगा, मंडी में सुबह सुबह हम देखते थे तकरीबन 8 से 8:30 बजे लोग भी आते थे, खरीदार बड़ी अच्छी तादाद में होते थे, कोई कमी उसमें भी देखी गई है? जो हलचल सुबह होती थी वो आज बहुत कम, जो पिछले कुछ दिनों से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस वक्त एग्जैक्टली आप वहां मौजूद है, क्या सिचुएशन? सिर्फ आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो है काफी ज्यादा तादाद में जो है विक्रेता जो है वो सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं, मगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है ज्यादातर लोग यहाँ पर दिखेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह से 2 से 3 रोज पहले जहाँ पर सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे थे, अब इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और मौजूदा स्थिति जो यहाँ पर है, हम कोशिश जरूर करेंगे। इमरान, आकिबदार और अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए तकनीकी वजूहात की बिना पर ऑडियो आपका पूरा नहीं आ रहा था। फिलहाल सूरत हाल ये है कि मंडियों के अंदर उतना ज्यादा रश भी नहीं है, क्योंकि बाजार के अंदर जो भाव है सब्जियों की वो लगातार बढ़ रही है। और हमारे जरा बता रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर हो सकता है इंतजामिया की नींद टूटे और वो इस पर कोई बड़ा फैसला भी ले। बढ़ते हैं जी फटाफट से आगे, जरा एक और अहम और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं और बात करते हैं एक और अहम मामले की। और मामला जो है वो इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, यानी हम सब के साथ जुड़ा हुआ है, और पानी का मामला है, जिसको लेकर पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूसली हम आपको एक खबर बताई थी कि साउथ कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ रही थी, चाहे पुलवामा का इलाका हो, चाहे अनंतनाग का इलाका हो, कुलगाम का इलाका हो, शुपियन का इलाका हो। और कल भी हमने आपको त्राल के आसपास के इलाके की खबर बताई थी, जहां पर म्यादे के मर्ज में लोग मुब्तला हुए हैं और अब पानी की टेस्टिंग भी चल रही है और दीगर चीजें भी सामने आ रही है। तमाम इतलात और खबर यह है कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक अर्जी पर समाअत की थी और उसके बाद हुकूमती इदारों को कहा था कि पानी की जांच करे। लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि वायरल इन्फेक्शन पीने के पानी में है या नहीं है, इसका तशखीश करने के लिए, इसको देखने के लिए सूबा कश्मीर के अंदर कोई भी मरकज कायम नहीं है। और यह बड़ा मामला यह है कि ये वायरल इन्फेक्शन के लिए जो मैन मशीनरी और इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे वो है नहीं हमारे पास, जिसके बाद एनजीटी को जो रिपोर्ट 2 इदारों की तरफ से सौंपी गई उस पर सवाल उठ रहे हैं। और ये साफ कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को जो काम सौंपा गया था कि आप बताएं कि शोपियां के पहनू गांव में लोग जॉन्डिस की वजह से बीमार क्यों हुए, क्या वाकई तौर पर पानी खराब है, इस पर बाज़ाब्ता तौर पर पीसीसी का एक रिपोर्ट सामने आया और उस रिपोर्ट को लेफ्ट राइट करके हुए देखने की कोशिश की गई, यानी भेजने की कोशिश की गई, जिस पर बरहमी का इजहार एनजीटी की तरफ से एक तरफ से किया गया। जिसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दोबारा से इस मामले को हेल्थ डिपार्टमेंट को भेजा और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी माजूरी जाहिर करते हुए कहा कि जनाब सूरत हाल ये है कि पीने के पानी के लिए जो आप टेस्ट मांग रहे हैं, एनजीटी जिस टेस्ट को मांग रहा है वो टेस्ट हम कर नहीं सकते। याद रखिएगा, जनवरी का महीना था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कॉग्निजेंस लिया, आज खुद नोटिस लिया, क्योंकि पहनू गांव था डिस्ट्रिक्ट शोपियां का, जहां पर जॉइंट्स यरकान फैला हुआ था। जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा कि वो कॉजेज देखे कि आखिर ये आउटब्रेक क्यों हुआ है। 14 मई सन 2024 को मेंबर सेक्रेटरी JKPCC ने एक रिपोर्ट फाइल की, जो रिपोर्ट कैजुअल थी और सरकास्टिक थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनजीटी का रिकॉर्ड कह रहा है कि कैजुअल और सरकास्टिक रिपोर्ट उनकी तरफ से दी गई है, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर वाटर क्वालिटी एनालिसिस जो देना था पहनू विलेज का, उस पर बहुत कम बात की गई और ये घुमाने की कोशिश की। जिसके बाद यह मामला डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर को भेजा गया और 12 जून सन 2024 को डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर ने अपनी रिपोर्ट जो है वो भेजी, जिसमें उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लैब्स जितनी भी हैं अंडर द जुरिस्डिक्शन वो ये एनालिसिस पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 इदारे एक दूसरे पर ब्लेम गेम तो कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने के बाद अगर पीसीसी और हेल्थ डिपार्टमेंट ये लिखे कि जनाब हमें पता नहीं कि आप जो मांग रहे हैं हमसे, हम उसको कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास मैन मशीनरी नहीं है, तो सवाल बहुत ज्यादा बड़ा इस वक्त सामने है कि पीने का पानी जो मेरे घर तक आता है क्या वो सही है या नहीं है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे इमरान के पास चलेंगे। इमरान, जरा अपडेट करें कि क्यों
हाथ पैर फूले हैं पीसीसी के भी और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के भी एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जो बुलंदबांग दावे हैं कि हम जी साफ शफाफ पानी नल के जरिए से हर घर तक पहुंचा रहे हैं, क्या उस पर भी एक बड़ा सवाल आ जाया है? जी बिल्कुल। जहां हम देख रहे कि करोड़ों का बजट गवर्नमेंट के इदारों को दिया जा रहा है सिर्फ आवाम की सहूलियत के लिए, लेकिन जब हम जमीनी सतह पर सूरत हाल देखते हैं तो बिल्कुल इसके बरक्स है। जैसे कि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी इदारे के पास पीने के पानी में वायरल इन्फेक्शन की तशखीस करने की सलाहियत नहीं है। ये बात जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी JKPCC की जानिब से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को जमा कराई गई हालिया रिपोर्ट में सामने आई है। NGT ने जिला शोपियान के पाहनू गांव में पानी के सैंपल्स पर वायरल तशखीस टेस्ट यानी वायरल डिटेक्शन टेस्ट कराने की दरख्वास्त की थी, जहां जनवरी में जॉन्डिस यानी यरकान की वबा फैल गई थी। JKPCC ने कश्मीर के मुख्तलिफ इदारों से ये टेस्ट कराने की दरख्वास्त की, लेकिन तमाम इदारों ने कहा कि उनके पास पानी के नमूनों पर वायरल टेस्ट करने की सहूलियत नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में NGT ने एक खबर का नोटिस लिया जिसमें शोपियान के पाहनू गांव में यरकान की वबा का जिक्र था। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने JKPCC को यरकान की वजह तलाश करने की हिदायत दी। 14 मई 2024 को JKPCC के मेंबर सेक्रेटरी ने एक बहुत गैर रस्मी और मुख्तसर रिपोर्ट पेश की जिसमें इंकिशाफ किया गया कि पाहनू शोपियान में पानी के मयार यानी वाटर क्वालिटी का तजुर्बा किया गया और रिपोर्ट में फिकल कॉलीफॉर्म की आला तादाद जाहिर हुई। फिकल कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया होता है जो आमतौर पर गर्म खून वाले जानवरों की आंतों यानी एंटेस्टाइनस में पैदा होते हैं, क्योंकि जॉन्डिस वायरस की वजह से होता है न कि बैक्टीरिया की। इसलिए 16 मई 2024 को ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मेंबर सेक्रेटरी को दोबारा हिदायत दी कि वो पानी में मखसूस वायरस की मौजूदगी की जांच के लिए दूसरा टेस्ट कराएं। ट्रिब्यूनल की हिदायत के मुताबिक JKPCC ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से दरख्वास्त की कि वो शोपियान के पानू गांव में पानी के मयार का सही पैरामीटर्स के साथ टेस्ट करें जो वायरस की मौजूदगी का पता लगाने की सलाहियत रखते हैं। 12 जून 2024 को डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने इतला दी कि उनके दायरे इख्तियार में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लैब्स का मकसद सिर्फ फिकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी के लिए MPN तरीके के जरिए पानी का तजुर्बा करना है। ताहम उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लैब्स में वायरल डिटेक्शन करने की कोई फैसिलिटीज नहीं है। इसी तरह मेडिकल सुपरिंटेंडेंट सिक्किम सोरा ने 24 जून 2024 को JKPCC को इतला दी कि पानी के सैंपल्स में वायरस की मौजूदगी का तजुर्बा नहीं किया जाता। इसके बाद JKPCC ने चीफ इंजीनियर जल शक्ति कश्मीर से टेस्ट करने की दरख्वास्त की। 25 जून 2024 को चीफ इंजीनियर जल शक्ति कश्मीर ने बताया कि PHE कश्मीर महकमा यानी जल शक्ति महकमा के किसी भी वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी चाहे जिला या रियासती सतह पर पीने के पानी का वायरोलॉजिकल टेस्ट करने की सहूलियत मौजूद नहीं है। यानी कि इन्होंने भी हाथ खड़े की कि जनाब हमारे पास इसकी फैसिलिटीज नहीं है वायरोलॉजिकल टेस्ट करने की। चीफ मेडिकल ऑफिसर शोपियान ने भी अपने रिपोर्ट में यही वजह बताई। MPN तजुर्बा या मोस्ट प्रोफेबल नंबर टेक्निक एक सादा और कम खर्च तरीका है जिससे पानी के नमूने में बैक्टीरिया की तादाद। इमरान, एक चीज और भी बताइएगा, इस वक्त ये सारे जो आदादुशुमार हम देख रहे हैं, इस दौरान कहीं पर बीमारी फूटती है, कहीं पर खर्चात का इजहार करने के बाद जब तस्दीक हो जाती है कि इलाके में आलूदा पानी इस्तेमाल करने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, तो ये बुनियादी असबाब जानने के लिए फौरी तौर पर फौरी असर से क्या इस्तेमाल किया जाता है? सिर्फ जो ये वाला जो टेस्ट नहीं, ये बड़ा डिफरेंट, ये वायरल टेस्ट देखना था कि क्या पानी में वो बैक्टीरिया है जिसे जॉइंटिस होगा, क्योंकि अभी हम साउथ के एंटायर बहुत सारे इलाकों के अंदर ये परेशानी देख रहे हैं। तो यहाँ टेस्टिंग तो वो करते हैं कि पीने के लायक है नहीं है, इसमें कौन सा मिकदार कितना है क्या है। एक टेस्ट एक रूटीन में जब जल शक्ति डिपार्टमेंट से आप बात करेंगे ना, हमने जो किट्स दिए हैं, हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स को अलाउ किया है, वो देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वायरल टेस्ट पानी का करना, क्या इसे यरकान हो सकता है या नहीं है, क्या इसमें वो बैक्टीरिया है या नहीं है।
एंटायर कश्मीर प्रोविंस में अभी तक जो मेरी इतलात है इस टेस्ट के लिए करने का कोई बंदोबस्त नहीं है। जम्मू की मुझे अभी थोड़ी सी और डिटेल्स निकालनी पड़ी, तब जाकर ये खबर पूरी होगी। फिलहाल इमरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए कि हमारे निज़ाम के अंदर सूरत हाल ये है कि पानी का एक टेस्ट करना है कि वायरल टेस्ट करना है, क्या इससे यरकान होगा नहीं होगा। एंटायर सूबा कश्मीर के अंदर बड़े इदारे या छोटे इदारे हैं वो इस टेस्ट को नहीं कर सके, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये वो दफ्तरी डॉक्यूमेंट बताता है जो एनजीटी और पीसीसी, एनजीटी और हेल्थ डिपार्टमेंट, एनजीटी और सिक्किम्स के बीच में हुआ है, जिन्होंने हाथ खड़े करते हुए ये कहा है कि जनाब सूरत हाल ये है कि ये जो मखसूस टेस्ट आप करवाना चाहते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हम तरक्की के दौर में कहां पर खड़े हैं और ये जो बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के, इंफॉर्मेशन के, उसमें अभी हम कोसों दूर है और बहुत तेजी के साथ हमें रफ्तार पकड़नी होगी, वरना दुनिया कहीं पर होगी और जम्मू कश्मीर और कहीं पर पोलर पर खड़ा होगा। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जरा उड़ते जम्मू कश्मीर की करेंगे क्योंकि 9:05 का वक्त हुआ। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद उड़ता जम्मू कश्मीर सूरत हाल है क्या और आपकी और मेरी जिम्मेदारी है क्या, छोटा सा एक निम्न सेगमेंट है, इस पर हमारे साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा ब्रेक के बाद। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और सलाम जेके में अब जरा बात मेरी होगी, आपकी होगी, हमारी होगी, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर के हर फर्द का है, हर माँ का है, हर बेटी का है, हर बहन का है, क्योंकि किसी का सुहाग उजड़ रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, किसी का भाई मर रहा है और कोई देखते देखते अनाथ हो रहा है और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। और सामने होने के बावजूद भी न आप आवाज उठा रहे हैं, न मैं बोल रहा हूं, न हुकूमत में बैठे इदारे काम कर रहे हैं, न हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी सियासी जमातें गुफ्तगू कर रही है। यह मामला इतना संजीदा है और इतना अहम है कि अगर इस पर हर दिन और हर वक्त हम बात करें तब जाकर ये आग कहीं रुक सकती है, क्योंकि ये न दिखने वाली आग ने पूरे जम्मू कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया है और लाखों लोग अब तक इसका शिकार हो चुके हैं और हर दिन इस दलदल में नए नौजवान फंस रहे हैं। यह कोई फसाना नहीं, कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक तलख हकीकत है और यह एदाद-ओ-शुमार सरकारी अस्पतालों से सामने आ रहे हैं। यह एदाद-ओ-शुमार उन मराकिज़ में सामने आ रहे हैं जहां पर मरीजों को लाया जाता है। यह एदाद-ओ-शुमार वहां से सामने आ रहे हैं जो इन मरीजों का हाल चाल देखते हैं और उनको इलाज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर के अंदर उड़ता जम्मू कश्मीर क्यों बन रहा है, मंशियात का है और जम्मू कश्मीर मंशियात की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है और इस तबाही के दहाने पर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है। अगर गैर मुल्की साजिशें भी एक तरफ से देखा जाए है, लेकिन मेरा काम क्या है, जम्मू कश्मीर के शहरी का काम क्या है और क्यों मैं इस दलदल में सिर्फ 2 पैसों के खातिर दूसरे को जोक रहा हूं और खुद खामोश तमाशाई बनकर देख रहा हूं कि किस तरीके से एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक बाप तमाम इन शफकतों से महरूम हो रहा है। और एक घर में अगर एक आदमी इस दलदल में आ गया तो आप ये समझिए कि ये लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में फिगर चला जाएगा। इस तरीके की सूरत हाल अभी बनी हुई है और हर दिन मराकिज़ पर लोग आ रहे हैं, इलाज अपना करवाने की कोशिश करवा रहे हैं और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कमोबेश 11,000 अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ मरकज़ों में ज़ेर इलाज है। हमारी मुहिम है कि उड़ता जम्मू कश्मीर का जिम्मेदार कौन, जहां मैं खुद को इस जिम्मेदारी के लिए एक बड़ा मान रहा हूं, वहीं पर आप भी है। हमारे तमाम लोग हैं, पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, डॉक्टर्स तक भी कल बात चली गई। लेकिन इस मुहिम का एक अच्छा पहलू यह है कि पिछले 3-4 दिन से जब हमने खबर चलाना शुरू किया तो कल अज खुद कुछ लोगों की तरफ से मुहिम का आगाज किया गया
और ये जो गैर कानूनी तौर पर बंग काश्त की जाती थी, इसको हटाने की मुहिम साउथ कश्मीर से शुरू हुई। और ये मुहिम इंतहाई अहम है, क्योंकि ये मुहिम अगर छोटी सी आपको नजर आएगी, लेकिन पहल हुई है। और आज इस पहल के मौके पर मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब को मैं सैल्यूट पेश करूंगा, जिन्होंने ये कहा कि जनाब आपकी तरफ से कुछ बातें कही गई और हमने ज़मीनी सूरत हाल पर काम शुरू किया। अगरचे ये काम एक्साइज डिपार्टमेंट का है, पुलिस डिपार्टमेंट का है कि यह गैर कानूनी तौर पर बंग को हटाए, काश्त ना होने दे, लेकिन कल अगर छोटे से ही पैच पे सही, लेकिन एक शुरुआत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब आपका, जिस तरीके से साउथ कश्मीर में आपने पहल ली है। और उम्मीद करूंगा कि दीगर मजहबी पेशवा भी सामने आएंगे और इस मुहिम का इसी तरीके से साथ देंगे। एक मस्बत पहलू कि 3-4 दिनों तक जो हम बात करते रहे, उसका एक छोटा सा पहलू, एक छोटी सी शुरुआत यहाँ साउथ कश्मीर के इस इलाके से, जहाँ पर ए नौनिहाल जो दारुल उलूम में पढ़ते थे, उन्होंने अपना वक्त निकाला और सफाई के मुहिम में जुटे। ये एक मस्बत पहलू है। लेकिन जरा फटाफट से डॉक्टर साहिबा के पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो पर भी आपको लिए चलेंगे, जहां पर मेरे साथी विनोद कुमार ने लगातार उन लोगों से बातचीत की जो इस दलदल में फंसे हैं। उनका कहना क्या है, उस आवाज और उस दर्द को जरा समझने की कोशिश करें। उसके बाद डॉक्टर साहिबा हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, उनके पास चलेंगे और मजीद गुफ्तगू करेंगे। नहीं सर, हम बाहर सर बहुत परेशान हो गए थे सर, रोज़ मतलब कि नशा कर करके। तो सर हम इस सेंटर में आ गए सर, सोचा कि हमारा इलाज होगा अच्छे से सर। तो सर बहुत अच्छे से इलाज होता है, बड़ा अच्छा सर स्टाफ है इधर का सर। मैम हमारे सर पूरा कॉर्पोरेटिव करते हैं, हमारी शनाज मैम है, गुलनाज मैम है हमारे सर, जो मतलब कि हमें ट्रीट करते हैं, मतलब कि ऐसे मतलब जैसे सर हमने वैसे भी प्राइवेट सेंटर वगैरह सर वो भी काटे हैं सर, वहाँ मार्ग वगैरह होती है सर। ये मैम अपने बच्चों की तरह रखती हैं हमें, मतलब कि रोज़ सुबह आती है हमारे पास, पूछते हैं मतलब कि आपको कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है। सबसे पहले तो सर हमको जब नशा सर तो सबसे पहले तो कोई इंसान कहता है कि नशा कोई किसी को करवाता है सर, तो ये सर मेरा मानना है कि सर मेरे को तो सर क्यूरोसिटी थी करने की सर, चाह थी एक। तो मैं जब तक उसको किया सर पहले, उसके बाद सर जब तक कि मतलब कि हमने उसको छोड़ना चाहा तो सब तक वो तो सर हमारी लत बन चुकी थी। तो सर फिर हमको मतलब कि ना चाहते हुए भी सर हमको उसको करना पड़ा सर। इंस्पायर होके तो सर किसी का नहीं, लेकिन खुद ही पता है सर हमको कि ये गलत चीज़ है सर। तो मतलब जहाँ तक हमने सुनते आए हैं कि पाकिस्तान ने भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, जैसे कि आप बता रहे थे कि हमको मतलब हमारे देश को ख़त्म करने के लिए सर, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन गलत है सर ये करना नशा। होता है कि माँ बाप को बहुत कष्ट दिया, बहनों को बहुत कष्ट दिया है, बहुत ज़्यादा होता है सर अफसोस सर। अब पीछे मतलब कि अपने पास्ट को लेके तो नहीं हो सकते, लेकिन अपना फ्यूचर तो हम सुधार ही सकते हैं सर। पता ही है सर, एक किस्म की मौत ही है सर। जी सर। हाँ सर, वो तो सर हम अपने माता पिता का ऋण तो सर हम कभी चुका नहीं सकते सर। तो सर उनको तो हम शब्दों में सर बयां भी नहीं कर सकते सर। जहाँ पे माँ बाप हमारे लिए खड़े हैं सर, वो और कोई हमारे लिए सर खड़ा भी नहीं है सर। सबसे पहले जब तक हम मानेंगे नहीं कि ये सर हम एक नशेबाज हैं सर, तो हम सब कभी ज़िंदगी में नशा नहीं छोड़ सकते सर। इस मतलब प्रोग्राम में सबसे पहला सर ये रूल ही है सर, एक्सेप्टेंस, कि मानो इस बात को कि हम नशा करते हैं। जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे कि हम नशा करते हैं, तो सर हम कभी ज़िंदगी में नशा नहीं छोड़ पाएंगे, मेरे को लगता है सर। तो नहीं आई सर नौबत कभी ज़िंदगी में सर, तो लेकिन सर हाँ कि मतलब कि सर हमने मतलब काफ़ी सर घर में सर जहाँ तक हो सकता है कि चोरियाँ भी की सर हमने सर, घर पे अपने सर बड़ा कुछ ऐसा किया, लेकिन मैंने आज सर पैडलिंग नहीं की सर आज तक सर। मैं तो सभी सर अपने दोस्त जितने मेरे को सर, अगर आपकी गुलिस्तान न्यूज़ के थ्रू मेरे को सुनना चाहते हैं सर, मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी प्राइवेट सेंटर्स हैं सर उनमें जाना बंद करें सर। ये बड़ी सुंदर संस्था है सर, ये हमारा क्या पुलिस लाइन की तरफ से हमको इतनी सुंदर संस्था मिली हुई है सर। वेट करो सर कुछ देर, अगर आपको नहीं इधर मिलती है सर। हमारे मैम बहुत अच्छे हैं सर। से क्राइम बढ़ रहा है और किस तरीके से वो आ रहे हैं, लेकिन अब पछतावा भी है। खुदा करे कि ये वापस आए और मुकम्मल तौर पर रूबत से, तो इनसे नफ़रत नहीं बल्कि मोहब्बत की ज़रूरत है, तब जाकर ये भी वापस दायरे में आ सकते हैं। हमारे साथ मोहतरमा मुदस्सिरा साहिबा हैं, सीनियर साइकोलॉजिस्ट है और इंचार्ज ड्रग डिटेक्शन सेंटर अनंतनाग के अंदर अपनी फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं साउथ कश्मीर के अंदर। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। ये जो मुहिम पिछले कई दिनों से हम चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक अवेयरनेस हो, क्योंकि आप लोग
फोर फ्रंट पर है। मेरे से मैं तो सिर्फ रिसर्च पेपर्स देखकर, लोगों से सुनकर अपना एक एनालिस्ट बना पा रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्टली लोगों को देख रहे हैं, उन बच्चों को देख रहे हैं, उन बेटियों को देख रहे हैं, उन माओं को देख रहे हैं जो डायरेक्टली इस दलदल में है। अगर मैं स्पेशली आज साउथ की बात करूं, जहां पर आप देख रही हैं एक अहम तरीन और हसास मरकज़ को, क्या सिचुएशन है हमारी, किस तरीके के लोग आपके मरकज़ में आ रहे हैं और क्या बुनियादी वजह है अभी तक? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का मौका देने के लिए। जो भी रीजंस तो बहुत सारे हैं, ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, लेकिन इसके रूट्स बहुत सारे हैं, जड़ें बहुत सारी है। तो जो प्रॉब्लम्स है वो मल्टी डायमेंशनल है, वैसे ही इसके अप्रोच जो हम ठीक करने के हैं वो भी मल्टी डायमेंशनल है। आपने कहा कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं ये कहूँगी कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द फैमिलीज इन कश्मीर आर स्ट्रगलिंग विद दिस। कोई ना कोई घर इसमें मुब्तला है, अक्सर घर हम इसमें मुब्तला है, और इसमें जो है कोई एक अफराद जो है मुलव्वस होने से पूरा एक कुंबा जो है उसमें मसाइल में पड़ जाता है, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ इशू है, ये जहानत का जो है, या हम कह सकते हैं जहनी मरीज बन जाता है जो अफराद इसमें पड़ जाता है, तो उसके जो है नताइज भी पूरे फैमिली को, पूरे कुंबे को फेस करने पड़ते हैं। चाहे वो उनकी जो अफराद इसमें पड़ जाता है, चाहे उनकी माँ हो, बाप हो, बच्चा हो, उनकी बहन हो, उन सब के सब लोग इसमें परेशानी का उसको बाइस बन जाते हैं, मतलब परेशानी को फेस करते थे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस मरकज़ में जहाँ पर अभी आप अपने खदमात अंजाम दे रहे हैं, किस टाइप के मरीज़ आ रहे हैं और एज ग्रुप क्या है? क्योंकि मेरे पास, मैं श्रीनगर जब बात कर रहा था तो कहा गया कि जनाब अब तो आप ये भूल जाइए ना कि 18 साल, हम तो 10 साल से 12 साल वाले बच्चे पर भी देख रहे हैं कि वो भी किसी न किसी तरीके से इस दलदल में फंसा हुआ है। एक तो इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू हो, और फिर जो मेरी माएँ बहनें भी, अब एक रिसर्च के मुताबिक अच्छी खासी तादाद उनकी भी है। क्या कुछ है सिचुएशन साउथ कश्मीर की, एंटायर साउथ की? बिल्कुल, ये हकीकत बात है। मैं अनंतनाग में पोस्टेड हूँ, तो अनंतनाग ज़िले का या साउथ कश्मीर को डील करती हूँ। तो 12 साल भी छोड़िए, मैंने 7 साल के बच्चे का भी ट्रीटमेंट किया हुआ है। जो इस टाइम पे ये वबा हमारे आउटब्रेक है हमारी सोसाइटी में, इसके रीजंस मैंने फिर से कहा, मैं इस टाइम की सिचुएशन से ज़्यादा रीजंस पे ध्यान देने की कोशिश करती हूँ। तो रीजंस जो है, मेरे रिसर्च पेपर्स वगैरह भी है, मेरा रिसर्च जो है थीसिस है, वो इसी से रिलेटेड है कि जो चाइल्डहुड एडवर्सिटी, यानी बचपन में अगर किसी बच्चे ने मुसीबत झेली है, या पेरेंटिंग में कोई कमी रह गई है, या उसका कोई टेम्परामेंटल कैरेक्टर में कोई कमी है बच्चे में, तो ये चीज़ें हमारे सामने आनी है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना है, गौर व फिक्र करना है रादर, जो हम बच्चों की तरबियत कर रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ पे कोताहियाँ हो सकती है और कहाँ कहाँ पे कोताहियाँ हो रही है। सबसे पहली बात, हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें। दो बच्चों में कभी भी कंपैरिजन ना करें कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा बुरा है, या इसमें ज़्यादा कोई सलाहियतें हैं, इसमें कम है। अल्लाह ताला ने सबको अपने हिसाब से बनाया हुआ है, एक मुकम्मल ज़ात पैदा किया है हर इंसान को। किसी को किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करके, उसको सराहना करके, उसको अप्रिशिएट करके हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और इन चीज़ों में मुब्तला होने से बचा सकते हैं। दूसरा, जो हमारे अक्सर पेरेंटल क्राइसिस होते हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं फैमिलीज में, दो माँ बाप के बीच में, यूजुअली क्या होता है कि बच्चा उसका शिकार हो जाता है। इससे अच्छा है कि बच्चे के सामने ये सब चीज़ें ना लाए, क्योंकि बच्चे को यूजुअली ड्रैग किया जाता है इन चीज़ों में, कि बच्चे को जज बनाया जाता है। माँ बच्चे को बोलती है कि आप जज करो, बाप बच्चे को कहता है कि आप माँ को जज करो। माँ बाप तो दोनों उसके लिए इमोशनल सपोर्ट होते हैं। तो इस चीज़ में भी बच्चा फिर से जूझ जाता है। बच्चे को इन सब चीज़ों से दूर रखे, अल्लाह के वास्ते उनका बचपन ज़ाया ना करे। बच्चे का बचपन खुशहाल बनाए ताकि वो आगे ज़िंदगी अपनी खुशियों पर मतलब अच्छे से गुजार सके। एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसकी ओर अपनी तवज्जो दिलाई, क्या कि जनाब मेरे घर में हमने सबसे पहले मैंने अपने बच्चे, अपनी बेटी को देखना होगा और उसको प्रॉपर केयर करना होगा, तब जाकर इस दलदल से हम थोड़ा थोड़ा करके बाहर आएंगे। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर या जो पॉलिटिकल पार्ट पर कहा जा रहा है हमें कि जनाब ये दरअसल जी
कोई और खेल है, नार्को टेरर जिसको नाम किया दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि सरहद पार से कुछ चीज़ें चलती हैं, इस वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। दरअसल वो एक पार्ट हो सकता है, लेकिन बुनियादी वजह ये है कि जिस कॉन्फ्लिक्ट में मेरा घर है, अगर मैं उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं निकल पाया तो ज़रूर मेरे घर तक ये शामत आ जाएगी। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग रीजंस जो है इंटरनल ढूंढे। हमारी हैप्पीनेस का रीजन हम खुद है। हैप्पीनेस इज अ चॉइस। हम लोग खुश रह सकते हैं कम वसाइल के साथ भी, लेकिन जब हम लोग एज अ पेरेंट बच्चे को ये दिखाते हैं कि मैं तभी खुश होऊंगा जब मेरे पास ये सब होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जस्ट टू फेक इन द सोसाइटी कि हम लोगों को सोसाइटी में रहना है, दिखाना है, तो बच्चे भी हमसे वही सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। पहले चेंज पेरेंट्स को खुद में लानी पड़ेगी। अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ तो मेरा बच्चे का गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ बन जाता है। तो साइकोलॉजी सेज इफ यू डोंट वांट your child to be aggressive, you stop being aggressive with the child. So that's the kind of beginning with the kind of parenting. तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के साथ कनेक्टेड रहने की, so that अगर वो कभी इस क्राइसिस में पड़े भी तो सबसे पहला इंसान जो प्रॉब्लम सॉल्वर होगा उनके लिए मैं हूँ। उनका पीयर ना हो, उनका फ्रेंड ना हो, सोसाइटी में कोई और ना हो, उनको मैं बोलूँ कि अगर कभी आपके साथ कोई मसाइल हो जिंदगी में तो यू शुड कम टू मी, हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। जबकि प्रॉब्लम ये होती है जो ये जिस वबा की बात हम कर रहे हैं, जो नशावरी की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है 3 दिन के लिए अचानक से कोई बंदा आके इंट्रोड्यूस करता है हमारे बच्चे को नशा। 3 दिन के बाद बच्चा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ डर, आउट ऑफ स्ट्रेस, जो भी रीजंस है जिसकी वजह से लेता है, 3 दिन के बाद उसको विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू कर देते हैं। 3 दिन के बाद ये जो बच्चा सोचता है कि नहीं अब मैं क्या करूं, उसके पास मेरे दरवाजे ओपन नहीं होंगे एज अ पेरेंट, क्योंकि मैंने बोला होता है जिस दिन मुझे पता चला तेरे कोई प्रॉब्लम है दरवाजा बंद है मेरा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस पेरेंट अप्रोच टू इसका आपने जिक्र किया 7 साल से, आपने कहा कि 7 साल तक के बच्चे का भी आपने इलाज किया है। ये जिस नौयत के केसेस आते हैं, रिकवरी के क्या चांसेस हैं और कितने लोग रिकवर हो पाए हैं, पर्टिकुलरली साउथ का कोई डेटा आप जो हमारे साथ शेयर कर पाए? जी, हमारा जो है सबसे पर्टिकुलर हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे देते हैं कि जो एडिक्शन साइंस है वो ये कहता है ड्रग अब्यूज इज अ रिलैप्सिबल ट्रीटेबल बट रिलैप्सिबल डिजीज, यानी इसमें जो है बार बार इसमें मुब्तला होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पेशेंट के। तो हम लोग इसमें मतलब हम मींस द होल टीम ऑफ द एडिक्शन साइंस सेज दैट इसमें रिकवरी जो है पॉसिबल है, लेकिन थ्रू आउट द एज, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द पेशेंट वो रिकवरी में ही रहेगा, कभी भी रिलैप्स हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, छोटे बच्चे के साथ हमने जो ट्रीटमेंट वर्क किया है उसमें मैं कहती हूँ सबसे बड़ा रोल जो है फिर से पेरेंट्स का आ जाता है, फिर से सोसाइटी का आ जाता है। इनको एक्सेप्ट करना वापस सोसाइटी में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। फिर से उनको जज ना करें, फिर से उनको रिगार्ड्स दें, फिर से उनको वापस हम एक्सेप्ट करें, तो इनके लिए चीज़ें बहुत आसान हो सकती है। एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहेंगे, इन केसेस के बीच हम रिकवरी का एक ऑप्शन देखते हैं कि सेंटर्स में मुतासर अफराद को ले जाएं और वहाँ पर उनका इलाज करें। इज़ इट पॉसिबल कि सेंटर से जैसे ही एक मुकर्रर मुद्दत होगी कि 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, जब तक फुली रिकवर ना हो जाए, उसके बाद का ऑप्शन क्या घर में ये चीज़ें पॉसिबल है जो केयर सेंटर्स में दी जा सकती वैसे घर में किया जा सकता है? As per the protocols, we are supposed to keep them at max for 1 month, maximum 1 month. हम लोग उससे ज़्यादा नहीं रह सकते because we are having the rehabilitation centers where we train them how to live with the society. अगर हम prolong करेंगे, 1 महीने से ज़्यादा करेंगे, वो सोसाइटी में आके फिर से मिक्स अप नहीं हो पाएंगे. That will be a challenge to the victims. ठीक है, तो हम लोगों का जो प्रोटोकॉल है as per the size वो ये है कि we have to keep them for max 1 month. उसके बाद उनकी फैमिली सेशंस हम करते हैं, फैमिली काउंसलिंग करते हैं. We train their families how to keep them at home. घर पे उनको टॉन्ट ना करे, घर पे उनके साथ नजर भी रखे उन पे, लेकिन बार बार हम लोग ब्रिज बन जाते हैं। बाद में जो हम साइकोथेरेपिस्ट होते हैं हम लोग ब्रिज बन जाते हैं। हम पेशेंट एज वेल एज द फैमिली को बताते हैं कि जब भी आपको कोई मसाइल पेश आए तो हम एक ब्रिज बन के आपके मसाइल को सॉल्व कर देंगे। तो वो आके हमारे साथ फिर से सेशंस में कनेक्ट हो जाते हैं और वो रिलैप्स के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब मैं अगर आपका रिसर्च देखूं, आपसे पूछूं ये कि मेरी नज़र में आज के दिन में उड़ता जम्मू कश्मीर मेरे लिए सबसे बड़ा मसला है और ये एक रेड अलार्म बज चुका है मेरे लिए,
क्या आप इस बात को एंडोर्स कर पाएंगी बहस माहिर नफ्सियात कि बिल्कुल ये आज मेरी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा मसला है, रोजगार दूसरा मसला है, इज्जत नफ्स तीसरा मसला है, सबसे पहले मैं अपनी नस्ल को इस बाहर निकालूं, 2 नस्लें बंदूक ने खाई हैं, 2-4 नस्लें, अब ये तबाही यहाँ पर मच जाएगी अगर आज हमने कोई काम नहीं किया। क्या ये वाकई तौर पर इतना बड़ा मामला है एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर? बिल्कुल है, इस चीज़ से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। स्पेशली द पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड, वी नो इट वेरी वेल कि हम लोग सबसे बड़े क्राइसिस में हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जिस दिन तक आप लोग मेंटल हेल्थ को इश्यूज को बालाई ताक रखेंगे तब तक हम इस क्राइसिस में रहेंगे। जिस दिन आप अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे, जिस दिन आप डिसाइड करेंगे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझना नहीं है, हमें एक डॉक्टर को, एक साइकोलॉजिस्ट को, एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना है, उस दिन इन मसाइल में कमी पेशी आप देखेंगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला। हमें क्या चीज़ का है, हमें एक अहद करना है अपने साथ कि अगर मेरे में मुझे लगता है कमी पेशियां है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मसाइल से जूझ रहा हूं, तो अकेला नहीं जूझूंगा, एक एक्सपर्ट के पास जाके इसका हल करूंगा एज अ पेरेंट। उसके बाद मैं अपने बच्चे के लिए भी सेम चीज़ करूंगा, तो इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ से बहुत अच्छे से निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ और, क्या ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जिसमें मैं रह रहा हूं पिछले 2-3 सदियों से, ये एक बुनियादी वजह है? क्योंकि मैं जब इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर देख रहा हूं तो मुझे कहा चलेगा कि इस टर्मोइल में हम हैं, ये एक बड़ी वजह है जी, लोग इसकी ओर जा रहे हैं। क्या वाकई तौर पर यही वजह है या मैं सच से अपनी आंखें बंद करके कहीं और जाने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं, ये भी एक वजह है, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं कि जो क्राइसिस हमने देखे हुए हैं 3 डिकेड से हम लोग देख रहे हैं। मतलब मैं तो अपना बचपन ही बताऊंगी उसको, मैं बिल्कुल छोटी बच्ची थी जब से मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं हम लोग जहनी इस चीज़ का शिकार हो चुके हैं। स्कार्स आर देयर इन आवर ब्रेन्स, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, इट्स एब्सोल्युटली ह्यूमन कि हम लोग जो रिएक्शंस दे रहे हैं वो होनी है, लेकिन इट्स exactly human to be responsible for our outcomes। जो हम कर रहे हैं, जो हमारी इमोशनल आउटब्रेक्स है, वो ऐसे ना हो के हम लोग स्टेबल हो जाए, हम लोग खुद को खड़ा करें इस चीज़ के लिए। हम लोग, मैं फिर से बोल रही हूँ, हम लोग एक्सपर्ट्स की हेल्प से सब चीज़ें इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अगर डॉक्टर साहब मैं कहूँ कि एक कैटेगरी बनाई जाए कि हम किस कैटेगरी में हैं, रेड जोन में है, येलो में है, ग्रीन में है, आपका रिसर्च क्या हम लोग बिल्कुल रेड जोन में हैं, हम लोग रेड जोन में हैं, हम अलर्ट पे है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पेरेंट्स आ रहे हैं जो न्यू बॉर्न बच्चों के पेरेंट्स हैं, जब हमसे बात करते हैं पेरेंटिंग वगैरह के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स का ये कहना, हम कश्मीर छोड़ के जाना चाहते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज यहाँ पे अब रहने लायक माहौल नहीं रहा है। हमारे पास जब शादियों का डेट्स तय हो रहे हैं, उसके बाद लड़कों को लाया जा रहा है कि टेस्टिंग करे कि कहीं ये ड्रग अब्यूज़र तो नहीं है। ये इस कगार पे है हम, इस मुसीबत के उस कगार पे है हम, तो यहाँ पे तो हम येलो और ग्रीन जोन की बात ही नहीं कर सकते, हम रेड जोन में है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है हमें। एक फाइनल चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि अब यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास सेंटर्स के अलावा, मैंने शुरुआत में कहा था, जो आपने जिस पर वजाहत भी की कि घर में 1 महीने के बाद कैसे आप तरबियत फराहम करते हैं, लेकिन ये जो सारी सूरत हाल है, इससे बाहर निकलने के लिए हुकूमती इदारों की जो जिम्मेदारियाँ थी, जिसमें आप भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वाकई में हमें उस लेवल तक कामयाबी हासिल हुई है जहां तक हम जाना चाह रहे हैं? ज़ीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन एक शुरुआत ऐसी कि कम से कम ये जो मुसलसल ऊपर आदादोशुमार जा रहे हैं, आज से 6 महीने इसी प्रोग्राम में हमने फिगर्स दिखाए थे, तकरीबन 11.5 लाख के आसपास एक रिपोर्ट के जरिए पता चला था, उसके बाद 13, फिर आहिस्ता आहिस्ता 14 और 15 तक। इनको कम करने में या कर्ब करने में वाकई हम सरकारी सतह पर या जो इदारे काम कर रहे हैं वो कामयाब हो सके आपकी नज़र? On this platform, I should congratulate J&K police for this कि अवेलेबिलिटी में बहुत कम हो चुका है। मतलब जो पेशेंट्स मेरे पास 2020 तक आते थे, जो कहते थे गली नुक्कड़ पे ड्रग्स मिल रहे हैं, आज उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कमी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। लेकिन अवेलेबिलिटी के बगैर भी और भी मसाइल है, जैसे मैंने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का कहा है, उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो अवेयरनेस कैंप्स वगैरह कर रही है, बहुत अच्छे से वो निभा रहे हैं सब उसमें रोल, तो उसकी वजह से सही में हम लोग इस चीज़ के लिए जो वॉर फुट पे काम कर रहे हैं, उस चीज़ के नताइज बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला सून, इंशाल्लाह ताला हम लोग इस चीज़ का खात्मा करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए तैयार है। अपडेट करने के लिए अनंतनाग के अंदर जब ड्रग डिएडिक्शन सेंटर सरकारी तौर पर चल रहा है, वहाँ की सूरत हाल क्या कुछ है। लेकिन बड़ा सवाल यही है ना कि अभी भी मेरे शहर के अंदर ड्रग्स अवेलेबल है, और ये ड्रग्स अक्रॉस द बॉर्डर आ रहे हैं या इंटर स्टेट गैंग्स चला रही हैं। कोई तो है जो इसके पीछे है, कोई तो है जो इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है।
कोई ग्रुप तो है जो इस पूरे निज़ाम को मॉनिटर करके चला रहा है। आखिर उस ग्रुप से पर्दा कब हटेगा, कब मेरी रियासत के नौजवानों को इससे निजात मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि ये उड़ता जम्मू कश्मीर हम बन चुके हैं। जिम्मेदार कौन है? जब मैं इस फहरिस्त में देखता हूं तो सबसे पहले मैं खुद को रखता हूं, उसके बाद मेरे आसपास की सोसाइटी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो मेरी विद ऑनर जुडिशरी है। अगर वो भी सोमोमोटो कई बार लिए होते तो शायद आज जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल कुछ और होती। लेकिन हालात ये है कि हर गुजरते दिन के साथ नौजवान इस दलदल में फंस रहे हैं। अगर सरकारी तौर पर यह ज़रूर कहा जा रहा है कि हालात पर काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिग शॉट्स, बिग गन्स कहाँ पर है, कब उन पर कार्रवाई होगी? छोटा सा ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे तो आपको बताएंगे कि पुलिस ने एक नहीं 11 FIR दर्ज किए हैं। ये 11 FIR कहां पर हुई हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जनाब बच्चे जो बेरोजगार थे, उन्हें उम्मीद थी कि रोजगार मिलेगा और वो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, उन्हें कल रात देर के एक छोटा सा झटका लगा। लद्दाख भी लिए चलेंगे क्योंकि बड़ी खबर लद्दाख से भी आ रही है, छोटे से ब्रेक के बाद।